चलिए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेज से जेई नीट के स्टार से प्लेटफॉर्म पर। और अभी तक हमने काफी कुछ जाना है फिजिक्स में। और अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अपने काइनेमैटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हमने जाना कि एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी और मोशन अंडर जो ग्रेविटी होता है उसको आप कैसे काउंट करेंगे, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उनके बेसिस पे आप कैसे, उनका थ्योरी क्या है, बेसिक चीजें क्या हैं और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है या उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हमने देखा था। और इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं और अपने इस आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो रिकैप करें तो कल हमने ये जाना था कि जैसे आपका ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक से अगर मैं किसी बॉल को नीचे ड्रॉप करता हूं, मैंने किसी बॉल को नीचे ड्रॉप किया, तब इसे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, और या मैं यहां से किसी बॉल को अपर साइड में फेंकूं तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है, या यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, या ये मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करता है। सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में देखी थी। और इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगानी है, इन केसेस पे हमने इस पे बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि अब अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है, तब आप कैसे इन क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करेंगे। बेसिकली जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो तब उसके केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे के बारे में कैसे अप्लाई करना है, कैसे एक्सीलरेशन लगाना है, कैसे वेलोसिटी, कैसे डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ये सब हमको निकालने हैं। अच्छी बात क्या है कि हम जब एनएलएम चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ऐसे काफी बार एक्सीलरेशन को देखा था जहां पर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, और वहां पर हमने एक्सीलरेशन की तीन इक्वेशन का यूज किया था। ए बराबर डी वी बाई डी टी, या फिर वी डी एक्स बाई डी टी, या फिर हाँ, ये दो इक्वेशन का यूज हमने किया था एक्सीलरेशन में और एक्स में, या एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन दिखाने के लिए। और यदि आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब क्या करना है, ये सब चीजें हमने एनएलएम में सीख ली थी, उसको फिर से रिवाइज करेंगे तो एक तरीके से रिकैप हो जाएगा और ज्यादा टफ टॉपिक भी नहीं रहेगा। काइनेमैटिक्स इज इजी। चलिए, कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, एक बार उनका डिस्कशन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, एक बॉल है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एज शो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये आपका एक टावर है और यहां से आपने बॉल को नीचे ड्रॉप किया है और बॉल का इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड विथ विच। तो कोई ऐसे क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकैप हो जाएगा। और कहा है स्पीड, जब ये बॉल नीचे जाके इस ग्राउंड को टच करेगी तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा, वो पूछा है। अगला मैक्सिमम हाइट पूछी है, ये वाली। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, बॉल भैया नीचे आ रही है तो यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब बेसिकली हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो वही हमसे यहाँ पे पूछा भी है। तो कैसे करेंगे, देखिए काफी चीजें में सीखा था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे। नीचे इस पे ग्रेविटी लगा रही होगी जी, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नीचे पे वेलोसिटी क्या होगी। अपन तीसरा इक्वेशन जानते हैं कि मुझे टाइम के बारे में कुछ नहीं पता। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इनिशियली तो है इसका कितना है 20 मीटर पर सेकंड, नीचे की डायरेक्शन में है तो आप नेगेटिव लेंगे इन्हें, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव ही आएगा। -2 मल्टीप्लाई में जी, और हाइट अपने को नहीं पता तो इसलिए आप इससे तो इसको नहीं कर पाएंगे, तो कोई दूसरा तर्क यहाँ पे लगाइए। क्या हाइट भी दी है क्या, हाँ हाइट दी है इन्होंने, हाइट हमको दी है 160 मीटर। हाँ, वही हाइट नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे, हाइट दी है 160 मीटर, ठीक है बस।
तो यही अपना मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, निकालने की इसमें जरूरत ही क्या है, यही अपना मैक्सिमम हाइट है, और कहाँ जाएगा ये। चलिए तो हाइट का वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से आया 16 दूनी 32, और 32 में से कुछ माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है कुछ गलत जा रहा है। स्क्वायरिंग से कुछ दिक्कत आ रही थी, इससे करते हैं। 160 ही है। तो अब टी निकालना पड़ेगा, टी हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। एस का वैल्यू नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, सब नेगेटिव जाएंगे तो पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। सीखा है करिए तो आज ये कल वाला ही क्वेश्चन है। 4 8 32। तो यहां से टाइम आ गया, तो एक टाइम आ रहा है 4 सेकेंड, एक आ रहा है -8 सेकेंड। टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता, इसलिए ये अपना यहाँ पे गलत हो जाएगा। टाइम आ गया अपना 4 सेकेंड, टाइम आ गया है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड माइनस का, ये भी माइनस में ही, और टाइम है अपना 4 से, तो वेलोसिटी आ गई माइनस का 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमने वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि वहां से आपने देखा कि इक्वेशन संभालना पॉसिबल नहीं है, अलग ही इसके आंसर आ रहे हैं, तो इसलिए आप वैसे उस इक्वेशन से नहीं करेंगे। तो फिर हमने पहले टाइम निकाला, फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, यहाँ से हमें वेलोसिटी इजीली मिल गया। और उसने हाइट मैक्सिमम पूछा था, तो यही क्या होगा, अपना हाइट मैक्सिमम के बराबर होगा, और यही डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी होगा। तो ये अपना होमवर्क क्वेश्चन था, काफी अच्छा था, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको एक बॉल है जो कि रिलीज करी है टॉप ऑफ द टावर से, जो कि दिख रहा है। बॉल 100 मीटर ट्रेवल करती है लास्ट के 2 सेकंड में। फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बतानी है। यहां से हमने बॉल को रिलीज किया, बॉल नीचे आएगी, माना कि टोटल टाइम नीचे आने में उसे टी लग रहा, तो ये कह रहा है ये स्टार्टिंग के 2 सेकंड में, मतलब t-2 सेकंड, स्टार्टिंग के 2 सेकंड मतलब लास्ट 2 सेकंड बोला, ओके। क्या बोला इसने, आखिरी के 2 सेकंड में, मतलब इसलिए हमने, तो वो 100 मीटर दूरी तय करता है, माना यहाँ दूरी तय करा, तो कितने समय दूरी तय करता है, आखिरी के 2 सेकंड में। इसका मतलब टोटल टी है, तो आखिरी के 2 कैसे निकलेंगे, जब टी में से -2 कर देंगे, तो वो कितनी दूरी तय करता है, 100 मीटर। और टी समय में कितनी दूरी तय करता है, h। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। रिलीज किया है तो इनिशियली क्या होना चाहिए, रिलीज ही किया है तो इनिशियली क्या होगा, 0 होगा वेलोसिटी, तो ये टर्म 0, तो s बराबर हो गया हाफ at²। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा, वो आप इन्हें पॉजिटिव काउंट कर सकते हैं। एंड ये 10, और टाइम कितना लेंगे, पहले वो 100 ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 100 and is equals to 1/2 multiplied 10, and acceleration is 10 and time is taken t-2 का स्क्वायर। अब मैं ये यहां से लेकर यहां तक के लिए लगाता हूं, तो s का वैल्यू h होगा, और यहाँ हाफ, a का वैल्यू 10 और t स्क्वायर।
अब दोनों को भाग दे देंगे, पूरा कट। यहाँ बचा 100 अपॉन में h। नहीं करते हैं ऐसे, दिक्कत हो जाएगा, डिवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ से 5 बार में, यहाँ 20। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से t का वैल्यू आ गया 2 प्लस अंडर रूट 20 सेकेंड। तो आपका टाइम आ गया है। अब बस पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में, h बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू 10 है और t तो चलिए, तो h बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर करेंगे। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं। 5 और 2 का स्क्वायर 4, एक सेकेंड। उसने 100 मीटर ट्रेवल किया है, लेकिन आपको तो नहीं बताया है उसने कि 100 स्टार्टिंग से किया है कि आखिरी से किया है, नहीं पता। 100 कहाँ से लेना है, इसका मतलब हम 100 मीटर नहीं ले सकते। हमें क्या लेना पड़ेगा, h माइनस 100। ऐसा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। द रीजन इज, क्योंकि उसने नहीं बताया कि आप स्टार्टिंग से 100 मानिए कि बीच में से 100 मानिए कि नीचे से 100 मानिए। बस उसने बोला लास्ट के 2 सेकंड में 100 मीटर चलता है। तो हमें क्या पता 100 मीटर कहाँ है। तो इसका मतलब हमने क्या करा, अगर h में से 100 हटा दूं तो वो उतना दूरी ट्रेवल करेगा लास्ट के 2 सेकंड में। तो इसका मतलब इतना दूरी को मैंने बोल दिया h माइनस 100 मीटर। और कितने समय में ट्रेवल करता है ये, t माइनस 2 सेकेंड। और इतनी दूरी को मैंने बोल दिया h। अब वही इक्वेशन h माइनस 100 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां लिखेंगे h बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब भाग कर दीजिए, कट 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 कट। क्या, तो यहां आ गया क्या अपना h माइनस 100 अपॉन h इज इक्वल्स टू t माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर। एक काम और कर सकते हैं क्या, h बराबर है अपना कितना, या ये क्वेश्चन लिखना ही नहीं, काटो ही मत। h बराबर क्या कर सकते हैं, 5t स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दिया, स्क्वायर खोला, अब इधर ले आए, तो ये अपना यहां से अपना क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। 4 कॉमन लिया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 4 6 24, मतलब 26 आ रहा था। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 26। देखिए यहाँ पे हमसे ये 5 मिस हो गया, जिसकी वजह से सही से करना पड़ेगा। ये हमने पूरे यहाँ के लिए लगा दिया, और ये हमने लगा दिया उस 100 मीटर के लिए। अब देखिए, तो h बराबर आ गया 5t स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, t से भाग की 5 से भाग किया तो ये बन गया t स्क्वायर माइनस 20 बराबर, इसका स्क्वायर खोला, अब t स्क्वायर से t स्क्वायर कट, इधर आ गया। यहां से t आपका आ गया है 12 सेकेंड में, 4t आएगा। तो t आ गया अपने यहां से 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम उसे लग रहा है 6 सेकेंड। अब h बराबर 5t स्क्वायर है, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 मीटर। मतलब टोटल हाइट कितनी आ गई अपनी, 180 मीटर आ गई। तो इन क्वेश्चनों में करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता करना है जिसने हाइट कहां से दी है। उसने बोला सिर्फ 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है लास्ट के 2 सेकंड में,
आखिरी 2 सेकंड में 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में वो कितना ट्रेवल कर चुका होगा, h में से 100 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, और कितने समय में करेगा, लास्ट 100 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो स्टार्टिंग कितने सेकंड में करेगा, पूरी टी है, लास्ट के 2 है, तो इतना कितना आएगा, t-2, तो इसका मतलब h माइनस 100 डिस्टेंस t-2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। तो अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, कैलकुलेशन करना है, और वहां से अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था कि h माइनस 100 में क्या समय होगा और टोटल में क्या समय होगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसको आपने प्रोजेक्टेड अप किया है, मतलब ऊपर फेंका है, और उसमें स्पीड है u ग्राउंड से, एयर रेसिस्टेंस प्रोड्यूस एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, एयर रेसिस्टेंस लग गया है जो कि रिटार्डेशन कर रहा है, मतलब एयर रेसिस्टेंस रिटार्डेशन कर रहा है, मतलब एयर रेसिस्टेंस एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, ऑफ ए एक्सीलरेशन लगा रहा है। मैक्सिमम हाइट पूछी है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, स्पीड विथ विच बॉल हिट द ग्राउंड। तो सबसे पहले देखिए, आपने बॉल को ऊपर फेंका है, तो वो एक फोर्स लग रहा है, रिटार्डेशन एयर रेसिस्टेंस फोर्स लग रहा है जो रिटार्ड कर रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है तो वो उसके नीचे की तरफ लग रहा होगा, हम क्या बोल रहे हैं, रिटार्डिंग फोर्स बोल रहे हैं, और नीचे क्या लग रहा होगा, इस पे mg लग रहा होगा, फोर्स कौन सा लग रहा होगा इस पे, नीचे की तरफ mg। तो अगर मैं एक्सीलरेशन निकालना चाहूं तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, एनएलएम से ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर तो सिर्फ वेलोसिटी है, कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ नीचे वाली फोर्स होंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और डिवाइड में अपना मास इसका m है, तो ये एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया mg प्लस अफार डैश अपॉन में m आ गया, ये अपना एक्सीलरेशन का वैल्यू यहां से आ गया है। और क्या बोला है कि जो एयर रिटार्डेशन है वो ए एक्सीलरेशन लगा रहा है, जो टोटल एक्सीलरेशन आ गया ए डैश, तो ये ए डैश किसके बराबर आएगा, अपना जी कटा, और जो एफ आर डैश है जो कि एयर रेसिस्टेंस सोर्स है वो किसके बराबर आएगा, एम ए के बराबर आएगा, मास किसका इसी का जाएगा, तो मास से एम कट गया, तो यहां से ए डैश का वैल्यू क्या आ गया, अपना जी प्लस ए। बाकी ये भी हमने पढ़ा रखा है एनएलएम में कि अगर एक्सीलरेशन और जी दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो इसमें क्या क्या लग रहा होगा, इसमें नीचे की तरफ जी लग रहा होगा और नीचे की तरफ भी ए लग रहा है, तो अगर एक्सीलरेशन और जी दोनों ही नीचे की तरफ हैं तो इसके केस में जो नेट एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, जी प्लस ए आएगा। और ऐसा क्यों आया वो तो हमने एनएलएम में भी सीखा था और यहाँ पर भी हमने डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब आप जो एक्सीलरेशन लिखोगे वो जी प्लस ए एक्सीलरेशन लिखोगे इन कैलकुलेशन को करते वक्त, ठीक है। चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है पार्टिकल की जब आप उसको स्पीड अप करते हो u वेलोसिटी के साथ ग्राउंड की फ्रेम से, तब आपको मैक्सिमम हाइट बताना है। तो ये ग्राउंड है, यहाँ पर u है, इसको आपने ऊपर फेंका है, तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और v स्क्वायर 0, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कर रखा है, u स्क्वायर तो u स्क्वायर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाइट मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर बाय 2a, और a का वैल्यू कितना है, g प्लस ए। तो इस तरीके से जो हमसे क्वेश्चन 1 पूछा था कि आपको क्या बतानी है, हाइट मैक्सिमम बतानी है, तो वो हमने यहाँ पे बता दी कि हाइट मैक्सिमम कितनी लगेगी, हाइट मैक्सिमम लगेगी g प्लस ए। ये कब लगेगी, जब आपकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में होगा, ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन भी पीछे, mg भी पीछे, मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे और g भी नीचे, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो नेट एक्सेलरेशन आता है g प्लस ए। तो ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, टाइम ऑफ असेंट बताना है, ऊपर चढ़ने में से कितना समय लगेगा।
तो देखिए ऊपर जा रहा है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, तो हम ये लगा सकते हैं। टी यहां से आ गया u बाय ए। देखो वेलोसिटी ऊपर है और एक्सीलरेशन नीचे है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। यू तो यू ही है और एक्सीलरेशन कितना होगा, ये ऊपर एयर रेसिस्टेंस जिधर वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट लगता है एयर रेसिस्टेंस, तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ और ग्रेविटी भी, तो नेट एक्सीलरेशन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस जी। इसका मतलब ऊपर जाने में से टाइम लगेगा u बाय ए प्लस जी। सेकंड क्वेश्चन भी हमसे हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आप टाइम ऑफ डिसेंट बताइए। अब देखिए डिसेंट में क्या फर्क रहेगा, ये ए से बी था, अब डिसेंट में ये नीचे आएगा यहां पर, तो जब ये यहां से नीचे आएगा तो यहां पर वेलोसिटी जीरो है, तो मतलब आपने ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया है तो इसका मतलब जैसे बॉल है, बॉल को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो उसके पास जब वो नीचे हिट करती है तो फिर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। द रीजन इज क्योंकि जब हमने ड्रॉप किया तो उस बॉल के पास जब वो ग्राउंड से टच हो रही थी तो उस बॉल के पास तब वेलोसिटी थी। इसका मतलब जब ये वाली बॉल यहां से ड्रॉप होगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो मतलब ड्रॉप ही होगी, तो अगर ये वेलोसिटी यहां से ड्रॉप होगी तो ग्राउंड पर इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा। तो इसका मतलब यहां पर आप ये नहीं लगा सकते v बराबर यू प्लस एटी, बी से सी में v बराबर यू प्लस एटी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपको v तो पता है, सॉरी u तो पता है, लेकिन ये वाली वेलोसिटी नहीं पता, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसका डायग्राम देखें तो वेलोसिटी है नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव में माइनस का यूटी। अब देखो u क्या है, जीरो है, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो, तो लिखने का जरूरत ही नहीं। वेलोसिटी नीचे मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे तो साइन भी माइनस का h। हाफ एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ, माइनस से माइनस। एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन क्या आएगा अब समझने का ट्राई करते हैं। वेलोसिटी नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ, और एयर रेसिस्टेंस कहां लगेगा, एयर रेसिस्टेंस वहां लगता है वेलोसिटी की विपरीत दिशा में। तो वेलोसिटी नीचे है तो एयर रेसिस्टेंस अब लगेगा ऊपर, तो चूंकि एयर रेसिस्टेंस ऊपर लग रहा है तो इसमें एक्सीलरेशन भी आएगा ऊपर की तरफ। तो अब एक्सीलरेशन और जी का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, अब बदल गया, तो अब जो नेट एक्सीलरेशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, जी माइनस ए। मुझे कैसे पता लगा जी बड़ा है कि ए बड़ा है, वेलोसिटी किधर, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसलिए अब नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा अपना, जी माइनस ए। तो अब यहाँ पे ए की जगह यूज करेंगे जी माइनस ए। और h का वैल्यू हम कितना निकाले थे, h का वैल्यू आया था यू स्क्वायर बाय टू जी प्लस ए, h का वैल्यू आया था, हाँ तो h का वैल्यू आया था यू स्क्वायर बाय टू जी प्लस ए। ये u जो है ये वाली वेलोसिटी ना कि ये वाली, हाफ से हाफ कटा, g माइनस इधर भेज दिया, तो यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस ए, जी प्लस ए, और इसका ले लिया फिर अंडर रूट, ये a माइनस बी और a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से टाइम ऑफ डिसेंट आ गया u बाय रूट में जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से b से c पे आने पे उसे टाइम लगेगा ये, और a से b पे जानने में से टाइम लगेगा ये। तो उसने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है दोनों टाइम का सम। तो t1 आया था u बाय ए प्लस जी, और t2 आया था u बाय रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से टाइम ऑफ असेंट भी निकाल लिया, टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, और हमने मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली। और अब अगला क्वेश्चन है स्पीड विथ विच बॉल हिट द ग्राउंड। तो ये वाली बॉल जब यहाँ टकराएगी तो स्पीड बतानी, सिंपल है। अब आप यहाँ पर पहली इक्वेशन लगाओ, चाहे दूसरी लगाओ, चाहे तीसरी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सब चीज है अभी उपलब्ध में। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी,
इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, फाइनल निकालना है। एक्सीलरेशन g है नीचे की तरफ, और टाइम कितना आया है नीचे जाने में, नीचे जाने में टाइम आया था ये, तो इसका मतलब यहाँ आएगा ये, तो इसका आंसर हो गया ये। तो इसका मतलब नीचे उसकी वेलोसिटी होगी -g/रूट में g² - a स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहां पर ऐसे काइनामेटिक्स का यूज करके अपने सारे क्वेश्चनों को डन करेंगे। तो हमने जितने भी होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनका यहाँ पे सारा डिस्कशन कर लिया, और ये सारे क्वेश्चन बड़े लॉजिकल हैं और काफी इजी हैं, और एक ही कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। क्या कि भैया आपको पता करना है कि किधर एक्सीलरेशन है, साइन क्या लेना है, और बस, और आपको फिर लगा देनी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो अब अपना आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने अपने सभी होमवर्क क्वेश्चनों का यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, और अब बारी है अपने आज के फ्रेश टॉपिक को चलाने की। तो हमारा फ्रेश टॉपिक है अभी का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहां पर कि जब हम किसी चलती गाड़ी पे से जब हम चलती गाड़ी पे से उतरते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे को एक झटका लगता है, जिसकी वजह से हम पीछे आ जाते हैं, मतलब हमारी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है, देखा होगा। या किसी चलती हुई ट्रेन से कोई पत्थर फेंकते हैं तो वही पत्थर भी उतनी ही स्पीड से चलता है। या तो कहने का मतलब क्या है कि जब चलती हुई गाड़ी से, चलती हुई ट्रेन से, या चलती हुई चीज से, जैसे मैं चल रहा हूं और चलते चलते स्टैंड को फेंक देता हूं, तो इसके पास भी क्या आ गई, मेरी वेलोसिटी आ गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आगे गया। तो इसका मतलब जब हम चलती हुई फ्रेम से, जब हम मूविंग फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, when we move any of the when we release any object from moving objects, then जो भी उस ऑब्जेक्ट, जो भी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, चलती गाड़ी का जो भी वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी हमें उस जो भी चीज मैंने फेंकी है उसकी भी मुझे वही वेलोसिटी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी चलती गाड़ी में से कोई वस्तु फेंकूं, अगर इसका वेलोसिटी v था, मेरे हाथ में बॉल है और मैंने बॉल को क्या किया, चलती गाड़ी में से फेंक दिया, तो अगर बॉल की वेलोसिटी, अगर गाड़ी की वेलोसिटी v है, तो फेंके जाने वाली बॉल की वेलोसिटी भी v ही हो जाएगी। क्या सर एक्सीलरेशन भी सेम होगा? तो यहां पर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, लेकिन जब आपने बॉल को फेंका तो बॉल ऊपर चली गई, तो इसका एक्सीलरेशन कौन लगाएगा, धरती लगाएगा, जी लगाएगा। तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन ए है, इसका एक्सीलरेशन जी है। तो क्या बॉल और कार का दोनों का एक्सीलरेशन सेम आ रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। तो इसका मतलब कि चलती हुई फ्रेम से अगर हम क्या करें, कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, तो उसके केस में उसका सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी सेम होता है, एक्सीलरेशन सेम नहीं होता। बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट आपने फेंका है, अब उस पर ग्रेविटी एक एक्सीलरेशन लगाते हुए आपको दिखाई देती है या फिर पड़ती है। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को फेंकते हैं तो वही उसका वेलोसिटी भी हो जाता है। मैं किसी हॉट एयर बलून से किसी चीज को फेंकूं तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो वेलोसिटी इसका था, उस बॉल का था, मतलब इस कार का था। जैसे ये एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन में से मैंने कोई चीज फेंकी, तो जो वेलोसिटी एरोप्लेन की होगी वही वेलोसिटी इसकी भी हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, डायरेक्शन तो चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको समझने का ट्राई करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, a hot air balloon start rising with a constant acceleration a बराबर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास हॉट एयर बलून है जो कि a एक्सीलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, और फ्रॉम ग्राउंड से
स्टार्ट किया है, मतलब यदि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फिर कहता है एट टाइम t बराबर 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पर जब ये बलून कोई हाइट ट्रेवल कर लेगा, तब उसके केस में जो भी आदमी इसमें बैठा था वो आदमी क्या करेगा, इसमें से एक पत्थर को हवा में फेंक देता है। ये आदमी क्या करता है, एक पत्थर को हवा में फेंक देता है। तो ये आदमी क्या करेगा, पत्थर को हवा में फेंक देता है। तो क्वेश्चन कह रहा है टाइम आफ्टर विच स्टोन हिट द ग्राउंड एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन। ये स्टोन के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस बतानी है, और ये कब इस धरती को आके छुएगा वो भी आपको जो है बताना है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन बलून एंड स्टोन व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। बलून और स्टोन के बीच की डिस्टेंस बतानी है कि बलून तो ऊपर जा रहा है और स्टोन नीचे आ रहा है, तो बलून और स्टोन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा जब पत्थर धरती पर आ जाएगा, तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहले बताइए, हमने भी क्या पढ़ा, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसके पास वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, इसके पास वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है। तो जैसे मैं चल रहा हूं, चलते चलते फेंकूं, चलते चलते वैसे क्या करता हूं, फेंकता हूं। तो इसी तरीके से इस राइजिंग बॉल से चलते चलते मैंने, मतलब राइजिंग बॉल ऊपर जा रही है और यहां से मैंने पत्थर फेंका, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो याद रखेंगे तो वही वेलोसिटी पत्थर का भी हो जाएगा। तो पत्थर का वेलोसिटी भी कहां होगा, ऊपर की तरफ। फिर थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी कहां हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले ऊपर जाएगा, फिर वेलोसिटी 0, फिर से 40 और फिर एकदम से ग्राउंड पे आके वो टकरा जाए। ठीक है, तो वो जब t बराबर 5 सेकेंड पे था तब फेंकता है, मतलब 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक बार आप ये निकाल लीजिए। तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ 8 लग रहा है। नीचे क्या लगेगा अपना, जी भी लगेगा सर, नीचे क्या भी लगता है, जी भी लगता है। तो यहां क्या आ गया, ए बराबर कितना दिया है हमें, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो यहां ए बराबर 8 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पे जी भी लगना चाहिए, हमारे मन में यही आएगा, लेकिन यहां पे जी नहीं लगे। ऐसा क्यों, अभी तो हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो उस पे जी नीचे की तरफ लगता है। क्या अब इस पे जी लग रहा है, नहीं लग रहा, मतलब इसे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। क्या मैं खड़ा हूं तो मेरे पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जी नहीं, एम जी लग रहा है। धरती क्या लगाती है, एम जी लगाती है। अगर सिर्फ एम जी फोर्स लग रहा है, जैसे मैंने इसको छोड़ा, इसको मैंने क्या करा, सिर्फ छोड़ा, तो ये नीचे की तरफ गया, लेकिन अभी तो ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा। इसको अगर मैं छोड़ू तो नीचे की तरफ आ गया, लेकिन अगर मैं इसे हाथ में रखूं तो ये नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैंने इसे छोड़ा तो सिर्फ इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और उसका फोर्स का नाम क्या है, mg। तो mg फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से जो इसका एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, g आएगा। तो इसमें जब हम किसी को रिलीज कर रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, अगर सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, तब आप कहते हैं कि उसका एक्सीलरेशन g लगता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर मैं यही हाथ में रखूं, तब तो आप कहते हैं कि इस पे जी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि अब नॉर्मल, इस पे एक नॉर्मल लग रहा है एनएलएम चैप्टर में, और नीचे mg लग रहा है, तो नॉर्मल ने mg को बराबर कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो नेट एक्सीलरेशन था वो 0 हो गया। लेकिन अभी ये ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब इसके पास अब वेलोसिटी आ गई,
इसका एक्सीलरेशन अब ऊपर हो चुका है, इसका एक्सीलरेशन अब ज्यादा आ गया, इसका एक्सीलरेशन ज्यादा आ गया। इसका मतलब मैंने जो नॉर्मल फोर्स लगाया है और नीचे जो mg लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg के फोर्स से ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से ये जो पेन है ये नॉर्मल मतलब ये ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। तो इसका मतलब नेट एक्सीलरेशन इसका कहां आ गया, ऊपर की तरफ। वो नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा, ए आएगा। तो वही कहानी यहां भी है कि जो हॉट एयर बलून है, ये हॉट एयर बलून उड़ता कैसे है, इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स ऑफ बायोंसी लगती है, एक फोर्स ऑफ बायोंसी लगती है, प्लावन बल लगता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इस पे लगता है mg। तो वो नेट एक्सीलरेशन आता है वो fb माइनस mg बराबर ma से आता है। तो ये जो आपको a दिया है वो इस पूरे सिस्टम का नेट एक्सीलरेशन दिया है, तो इसलिए यहां पर g लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर हम अलग से g नहीं लिखेंगे, कि अलग से g नहीं लगाएंगे। जब फ्री फॉल होता है, जब हम सिर्फ छोड़ते हैं, जैसे मैंने लिफ्ट हो गया, लिफ्ट वाले क्वेश्चन में जी नीचे क्यों लगाते थे, क्यों, क्योंकि लिफ्ट में कोई और फोर्स नहीं लग रहा, लिफ्ट में कोई और फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ mg लग रहा है, तो इसलिए वहां पर हम एक्सीलरेशन जी नीचे की तरफ देते थे। और बाकी जो भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने हाथ पे इसको रखा है, जब इसका एफबीडी बनाते थे तो उसका जब एक्सीलरेशन लिखते थे तो ऐसे तो लिखते थे। तो इसका मतलब ये जो ए है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वो इस पूरे सिस्टम का नेट एक्सीलरेशन है। तो यहां पर अलग से जी को अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर सिर्फ mg फोर्स नहीं लग रहा। अगर सिर्फ mg फोर्स तक तो क्या कहते, F बराबर ma, तो इसका मतलब तब जाके एक्सीलरेशन क्या आता, g आता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ g नहीं लग रहा है, यहाँ पे बॉयंसी फोर्स भी लग रही है, और उस सबका कांस्टेंट एक्सीलरेशन आपको दे रखा है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए यहां पर हमें अलग से जी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमने सीखा, तो इसका मतलब लगाएंगे क्या, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमको निकालना है, ए का एक्सीलरेशन भी ऊपर मतलब पॉजिटिव, ये 0, हाफ मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टाइम कितना समय लेता है, 5 सेकंड। तो इसका मतलब जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर आ गया। इसका मतलब ये हॉट एयर बलून 100 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप 100 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं और यहां से आपने एक पत्थर को ड्रॉप किया है। अब इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी v है, क्या v का कोई v वेलोसिटी हमको दे रखी है, तो v वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर u प्लस ए टी से, ये 0 हो गया 8, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसका मतलब जब हॉट एयर बलून से आप किसको मूव करेंगे, जब हॉट एयर बलून से हम वेलोसिटी को मूव करेंगे, तब ये जो बॉल है इसका वेलोसिटी भी v ही होगा और इसका वेलोसिटी भी v ही होगा। इसका मतलब इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, तो इस बॉल का वेलोसिटी भी क्या होगा, ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब हॉट एयर बलून तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इस वाली, जैसे ये हॉट एयर बलून है, मैंने हॉट एयर बलून में से इस पत्थर को फेंक दिया, इस पत्थर को फेंक दिया, तो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद फिर इस पे नीचे की तरफ लगेगा g, तो मतलब फ्री फॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब अब जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और नीचे की तरफ लगेगा इस पे g। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है टाइम आफ्टर विच हिट द स्टोन, मतलब जब ये वाला वेलोसिटी जब इसको हिट करेगा तो ये हिट करने में कितना टाइम लगाएगा, हमसे वो जो है यहाँ पे पूछा है। तो कैसे करेंगे, तो 5 ही लगाना चाहिए। तो हम यूज करेंगे इक्वेशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू क्या लेंगे, नीचे की तरफ है तो -100 मीटर बराबर यूटी, यू का वैल्यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, माइनस का एंड टाइम मैंने टी ले लिया। और इस बार एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, इस पे तो 8 लग रहा था, लेकिन इस पे एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, जी लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर मतलब 10, माइनस 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 अब प्लस हो जाएंगे, ये 5 से काटा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी अपनी, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देते हैं, 10 दूनी 20 कर देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 2t माइनस 20, तो t कॉमन लिया तो t प्लस 10 माइनस 2 t प्लस 10। तो एक तो टाइम का वैल्यू 2 सेकंड आ गया और एक टाइम का वैल्यू -10 सेकंड आ गया, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब इस वाले पार्टिकल को, यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं किया क्या,
-20 और 10t माइनस 2t माइनस 20 t प्लस 10 माइनस 2t प्लस 10। यहां देखिए हमने पूरे इस फ्रेम के लिए लगाया है, यहां से यहां तक लगाया है, तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर ही लेनी पड़ेगी, नीचे नहीं लेंगे, क्योंकि हमने अगर मैं यहां से लगाना चाहता हूं तो फिर मुझे इसका यहां से पहले तो ये ऊपर जाएगा, फिर इसका वेलोसिटी 0 होगा, तो उसे वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा, फिर वो टाइम निकल जाने के बाद फिर वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, फिर उससे आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको 2 बार काम करने पड़ेंगे, एक तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो टाइम बताओ, यहाँ से आएगा तो टाइम बताओ, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो टाइम बताओ, तो 3 बार टाइम निकाल के प्लस करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसके बदले, अब यहां से डायरेक्ट यहाँ के लिए लगा दीजिए तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो बस आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ मानना पड़ेगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ मानना पड़ेगा हमें, तो बाकी सब यहाँ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 80 एंड माइनस 20। अब लगा लेते हैं, यहां से t का वैल्यू 10 सेकंड आ गया और t का वैल्यू 2 सेकंड आ गया, लेकिन माइनस तो कभी पॉसिबल नहीं है समय, तो इसलिए इस वाले पत्थर को यहां आने में टाइम लगेगा 10 सेकंड। बाकी सर अगर हमें ऐसे नहीं करना, हमें वैसे ही करना होता तो कैसे करते, पहले आपको ये पता करना पड़ता कि इस वेलोसिटी को 0 होने में कितना समय लगेगा, फिर इस वेलोसिटी को वापस यहाँ आएगी तो कितना समय लगेगा, फिर इस वेलोसिटी का यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड ही हो जाता है यहाँ पर भी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, फिर आप इस वाले टाइम को, इस वाले टाइम को और इस वाले टाइम को, तो तीनों टाइम को प्लस करोगे तब जाके आपका आंसर कितना आएगा, 10 सेकंड आएगा। लेकिन इतना लंबा करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट क्या करें, इस वाले से यहाँ के लिए लगा दें, तो बस हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी मुझे पहली बार पता नहीं है, तो बस यहाँ से लेकर वहां तक मैंने क्या लगा दिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, और उससे मेरे यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी क्वेश्चन में हमसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि जब ये पत्थर धरती पे पहुंच जाएगा तो उस समय ये वाला बलून कहां पर होगा, मतलब बलून और धरती के बीच का दूरी जो है हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक तो बलून और स्टोन के बीच की दूरी पूछी है, और ये पूछा है ये वाले स्टोन जब यहां था और जब ये वाला स्टोन यहां आ गया तो ये वाले बीच की दूरी, तो ये जो है हमसे यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमने चेक करा कि जो ये वाला स्टोन है 40 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, तो पहले इसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा, और फिर से वो यहाँ पर आगे रुक जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली हाइट तो हमें पता है 100 मीटर आई थी, तो इसका मतलब ये वाली हाइट निकालनी है और ये वाली हाइट निकालनी है। तो ये वाली हाइट कैसे आएगी, पढ़ रखा है हमने, तो ये वाली हाइट आ गई यहां से अपनी 80 मीटर, इसका मतलब H1 80 मीटर है, लेकिन ये फिर से H2 चलता है, यहां से जाने के बाद फिर ये वाली डिस्टेंस चलेगा, इसका मतलब 80 प्लस 80 कितना हो गया 160, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 100, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना आ गया 160 प्लस 100 बराबर 260 मीटर। इसका मतलब स्टोन और हवा वाला स्टोन और धरती पे गिरा हुआ स्टोन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई है 260 मीटर। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो बलून है, जब ये बलून से आपने इसको फेंका था, तो ये वाला जब स्टोन यहां पहुंच जाएगा तो ये बलून कुछ हाइट पर होगा, तो वो बलून और इस हाइट के इस स्टोन के बीच की दूरी बतानी है।
तो भैया हमें ये वाली दूरी तो पता है 100 है। अब इससे ऊपर ही कुछ ना कुछ बलून होगा हमारा। अब ये वाला पत्थर कितना दूरी कितने समय में यहां पर आता है? 10 सेकंड में। कितने समय में आता है जी ये? 10 सेकंड में आता है। तो इसका मतलब 40 मीटर पर सेकंड इसका भी स्पीड था, 40 मीटर पर सेकंड इसका भी स्पीड था। तो इसका मतलब जो टाइम इसे लगेगा वही टाइम इसे भी उतना ही टाइम लगने वाला है। तो हमें 10 सेकंड में क्या करेंगे? इस बलून की हाइट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस बलून का एक्स वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ 40, समय है 10 सेकंड, एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ। पांच 40। इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर जब बलून 10 सेकंड में जब ऊपर चला जाएगा तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 800 मीटर। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो ये पत्थर है यहां पर और बलून है वहां पर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया? ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट। इसका मतलब आंसर आ गया 900 मीटर। तो कैसे किया एक बार समझते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ कंसेप्ट समझने में यहाँ पे देर होगी। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने इस पत्थर को फेंका था, तो ये पत्थर 10 सेकंड तक चलता है, 10 सेकंड में अपनी पूरी दूरी तय करता है। तो इसका मतलब बलून की भी जो दूरी होगी वो 10 सेकंड तक हमें निकालनी पड़ेगी। तो बलून की दूरी 10 सेकंड तक निकालने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया और वहां से बलून का दूरी आ गया 800 मीटर। बलून की दूरी कहां से आएगी? जहां से आपने पत्थर को छोड़ा था, पत्थर यहां से छोड़ा था, इसका मतलब यहां से बलून वहां पर पहुंच गया मान लीजिए, तो इतनी हाइट कितनी आ जाएगी? 800 मीटर। अब पत्थर यहां आ गया है और यहां से यहां की दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? ये वाला 800 और ये वाला 100 मीटर। तो अपना आंसर आ गया यहां से 900 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला बलून वाला क्वेश्चन हो गया, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग था और एक अच्छा कंसेप्ट इसमें था। इसको फिर से करिए, फिर से रिवाइंड करिए, फिर से वीडियो देखिए और फिर से ये क्वेश्चन करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लगभग होमवर्क में दिए हैं, जिनका डिस्कशन कल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे। वो तो कहने का नाम का टॉपिक है, क्योंकि हम इस टॉपिक को अपने एनएलएम चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज ही हो जाएगा तो फिर से उसको डिस्कस कर लेते। देखिए हमने जो एक्सीलरेशन पढ़ा अभी तक, जितनी भी हमने कैलकुलेशन करी वो सारी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के ऊपर कैलकुलेशन थी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब है कि वो जो सारे एक्सीलरेशन थे वो कांस्टेंट थे। कांस्टेंट होने का मतलब है आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो, लेकिन अब जितने भी एक्सीलरेशन हैं वो वेरिएबल हो गए हैं। तो मैंने पढ़ाया था कि अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल हो जाता है तब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हम नहीं करते। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हमें ये लगाना पड़ेगा a बराबर dv बाई dt, मतलब यहाँ इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा या डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो a बराबर क्या होता है? dv बाई dt, या एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? v dx बाई dt। तो हमें याद रख के चलना है, या dv बराबर dt बराबर क्या होता है? dx बाय dt। तो ये सारी कहानी यहां पर हमें याद रख के चलनी है, क्योंकि ये यहां पर अब आने वाली है काम। तो ये वेरिएबल एक्सीलरेशन के केस में हम इन्हीं फॉर्मूले की मदद से इनको जो है निकालेंगे। इन्हीं फॉर्मूले की मदद से हम अब जितनी भी इक्वेशन है, या वेलोसिटी निकालनी है, या एक्सीलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हम वो सब हम इन्हीं इक्वेशन से निकालने वाले हैं। तो ये तीनों चीज हमें याद रख के चलनी है। तो कभी भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं आएगा तब हम इन्हीं चीजों का यूज जो है अपने क्वेश्चनों में करते हुए नजर आएंगे। तो इसको हमें अच्छे से याद रख के चलना है। और ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, मतलब बेसिकली ये स्पीड है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनका यूज आपको करना कैसे है। देखिए ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है x बराबर है 2t स्क्वायर, x का वैल्यू है 2t स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला वेलोसिटी बताइए, एक्सीलरेशन बताइए। ये तो वेरिएबल है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। तो भैया वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? dx बाय dt। इसका मतलब x का इंटीग्रेशन कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में।
टू तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा, 2 बाहर 1 माइनस, तो डिफरेंशिएशन आ गया 4t। इसका मतलब वेलोसिटी आ जाएगी 4t। अब निकालना है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन होता है dv की टर्म में dv बाय dt, इसका वाले फॉर्मूला ये वोल्ट बाय dt, 4 कॉमन ले लिया और t का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब आपका एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी आ गई 4t, और ये x तो आपको दिया था, तो क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अब आपको ये दिया है वेलोसिटी 4x स्क्वायर और आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो भैया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dt। लेकिन सर dy dt का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या है, टाइम है। तो x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होता, अगर t है तो t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। इसका मतलब हम इस वाली इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, तो हमें किसका यूज करना है यहाँ पे, a बराबर v dv बाय dx। तो v तो कांस्टेंट है, मतलब ये तो पूरा ऐसे ही आएगा। अब dv की जगह जाएगा ये 4x स्क्वायर और यहां से होगा इसका डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 माइनस होगा, 2 की पावर बाहर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 32x क्यूब। इसका मतलब आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा 32x क्यूब। तो ये सारा डिफरेंशिएशन में आपने सीखा और ऐसे जो है यहाँ पर आप इसको यूज करने वाले हो। अब मान लीजिए आपको एक्सीलरेशन देके वेलोसिटी पूछे तो क्या करेंगे, या वेलोसिटी एक्स वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या करेंगे, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बस आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो आप इसमें से हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकेंगे। देखिए आपको एक्सीलरेशन दिया है 2t स्क्वायर और वेलोसिटी निकालनी है, तो a बराबर क्या होता है, dv बाय dt। हमको क्या चाहिए, v चाहिए, तो dt को भेजना पड़ेगा उधर। और कभी भी d को हटाना का मन करे तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। a का वैल्यू क्या दिया है, 2t स्क्वायर, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v आ जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर जोड़ दीजिए और उतनी पावर डिवाइड में ले लीजिए, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी अपनी 2t क्यूब बाय 3। तो ये आ गया यहाँ से अपना वेलोसिटी। तो बेसिकली यही आपको क्या करना है, काम यहाँ पे करने हैं, क्या करने हैं, अगर एक्सीलरेशन देना है, वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन करिए, और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन करिए, बस, और इसमें कुछ भी नहीं। और हमेशा याद रखना जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन उसी के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर एक्स से वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन करिए टाइम के रिस्पेक्ट में x का, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन चाहिए तो dv बाई dt लगा लीजिए, लेकिन अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन करिए, वेलोसिटी से x चाहिए तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें इसका इंटीग्रेशन। तो तब जाके हमें ये जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने समझा कि वेरिएबल अगर चीजें आ जाती हैं तो कैसे करना होता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर और जरूर बनते हैं, तो काफी इजी कंसेप्ट है ये। चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं और फिर आज की क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रही है, और एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 15। ये जो है यहाँ पे हमें इसका वैल्यू दिया है। क्या क्या पूछा है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 9 सेकेंड। कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल से कंसेप्ट है। चूंकि x तो भैया वेरिएबल है तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले में क्या पूछा है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताइए t के टर्म में। तो वेलोसिटी पता करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 10t का डिफरेंशिएशन 10, और a कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब एक्सीलरेशन निकालने क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, 2t का डिफरेंशिएशन 2 और इसका डिफरेंशिएशन 10। तो इसका मतलब ये एक्सीलरेशन आ गया, ये वेलोसिटी आ गई।
अब हमें पूछा है अगले क्वेश्चन में कि इनिशियल पोजीशन बताइए और इनिशियल वेलोसिटी बताइए। क्या बताइए जी? इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी। देखिए इनिशियल पोजीशन कब आएगी? जब टाइम जीरो होगा। स्टार्टिंग कब होती है? जब भैया स्टार्टिंग जीरो समय से तो होती है। तो कभी भी इनिशियल पोजीशन पूछे या इनिशियल टाइम पूछे तब हम टी बराबर जीरो पुट कर देंगे। तो इनिशियल पोजीशन के लिए ये वाला देखना पड़ेगा, तो इसमें टाइम का वैल्यू पुट करना पड़ेगा जीरो। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 15 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पूछी है तो टी बराबर क्या पुट करना पड़ेगा? जीरो। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे पोजीशन बताइए जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। पोजीशन बतानी है व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। तो इसका मतलब आपको वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। अब वो पोजीशन पूछ रहा है तो जो आपका टाइम आएगा उसको आप एक्स वाली इक्वेशन में रख दोगे। जैसे हम एक्स वाली पोजीशन में रख देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 10 पंजे 50 और ये 15, 25 15 40। तो पोजीशन आ गई माइनस का 10 मीटर। तो पोजीशन पूछेगा तब हम इसे ऐसे जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट बताना है और डिस्टेंस बतानी है पहले 9 सेकंड में। देखिए क्या पूछा है इसने? डिस्टेंस पूछी है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। फर्स्ट 9 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या होता है? इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन। तो कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। इनिशियल मतलब टाइम बराबर जीरो, और जब टी बराबर जीरो था तो इनिशियल पोजीशन कितनी आई थी? 15 मीटर। और अब एक्स फाइनल पूछा है, कितने पे निकालना? 9 सेकंड पे। तो इस वाले में 9 लिखना पड़ेगा टी की जगह। तो 9 का स्क्वायर 81, 10 ने 90 प्लस 15। 81 में 90 में से 81 गया तो 9, और 15 में से 9 गए तो 6। तो इसका मतलब अब जब इसे डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? माइनस का 9 मीटर। लेकिन जो दिमाग लगाना है वो डिस्टेंस निकालने में दिमाग लगाना हमें पड़ेगा। तो समझते हैं डिस्टेंस कैसे निकालें। तो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल ट्रेवल पाथ। वो आखिरकार पूरा कितना ट्रेवल करता है पाथ। तो यहां पर हमें डिस्टेंस निकालनी। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो हमें यहां पे पाथ देखना पड़ेगा। तो यहां पे इसका ग्राफ बनाएंगे। कभी भी डिस्टेंस चेक करने के लिए बनाते हैं ग्राफ। तो है टी बराबर जीरो पर इसका वेलोसिटी कितना होगा? माइनस का 10, मतलब पीछे की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा टी बराबर जीरो पर? 15 मीटर। तो इसका मतलब टी बराबर जीरो पर एक्स का वैल्यू कितना है? 15 मीटर। अब टी बराबर 9 पर कितना होगा? टी बराबर 9 पर कितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा? तो टी बराबर 9 पे वो ट्रेवल करता है माइनस का 9 मीटर। इसका मतलब ये तो प्लस 15 है, तो माइनस 9 किधर आएगा? इधर आएगा कि इधर आएगा? माइनस 9 आएगा इधर। इसको पूरा रफ करके बना दो। तो टी बराबर 9 पर ये ट्रेवल करेगा -9 मीटर, मतलब यहां पर। और कितना आएगा यहाँ पे? प्लस का 6 आ रहा है इधर। प्लस का 6 आ रहा है, तो यही आएगा फिर तो 6 आ रहा है। और यहां पर आ रहा है 15। तो 15 बड़ा है कि 6 बड़ा है?
6 बड़ा है, सॉरी 15 बड़ा है, इसका मतलब ये पीछे आएगा। तो t बराबर 0 पर ये, t बराबर 9 पर 15। यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ये 15 से चलना चालू करता है और फिर पीछे की तरफ मूव होता है। सबसे पहले हम ये भी चेक करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कहीं 0 होती है या फिर नहीं, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये वहां पे रुक जाएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में वेलोसिटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी 0 कहां होगी, इधर 5 सेकंड पर। तो वेलोसिटी कहां 0 हो रही है, 5 सेकंड पे 0 हो रही है। तो अब 5 सेकंड पे क्या निकालेंगे हम, इसका डिस्प्लेसमेंट। 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है माइनस का 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ रहा है माइनस का 10 मीटर। तो माइनस 10 कहाँ आएगा, 9 से भी पीछे आएगा, मतलब ये आएगा इधर। तो अब वेलोसिटी 0 कहां हो रही है, इसका मतलब ये चल रहा है यहां से ऐसे, और वेलोसिटी 0 कहां हो रही है, यहां हो रही है। टाइम कौन सा ज्यादा है, पहले 0 है, मतलब यहां से चलना चालू होता है, फिर 5 पे जाता है। 5 बड़ा कि 9 बड़ा जी, 5 छोटा है। इसका मतलब वो पहले 0 से 5 जाएगा, और अब कहां जाएगा, ये 5 से 9 जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गई, एक तो ये और एक ये। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये -10 और 15, डिस्टेंस आ गई 25 मीटर इधर, और ये कितनी आ गई 16। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ गया यहाँ से, 41 मीटर। कैसे निकालते हैं इन क्वेश्चनों को, सबसे पहले इनका ग्राफ बनाया जाता है कि t बराबर 0 पे क्या था, और आपको हमेशा क्या चेक करना है कि इसकी वेलोसिटी कब 0 हो। तो वेलोसिटी 5 सेकंड पे 0 हो रही है, इसका मतलब वो 5 पे रुकता है और फिर दोबारा चलता है, क्योंकि 9 आ रहा है, क्योंकि 5 नहीं, वो 9 पे पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब वो बीच में कहीं रुक गया। अगर बीच में कहीं नहीं रुका होता तो हम डायरेक्ट इसके बीच का आंसर बोलते, लेकिन ये बीच में रुका है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले यहां चलना है और फिर यहां से यहां चलना है। चलिए आज की क्लास यही रखते हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो कल इसको फिर डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर और क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज की क्लास यही। आज हमने काफी कुछ वेरिएबिलिटी के बारे में सीखा, और ये थोड़ा सा टफ लगेगा डिस्टेंस निकालना, लेकिन जब हम कल 2 से 3 इसके क्वेश्चन करेंगे तब ये भी इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।